अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। आज दुनिया आज़ादी सहाफत का दिन मना रही है। पाकिस्तान में सहाफियों ने कोड़े खाए, गोलियां खाई, खून बहाया, मगर क्या पाया? बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। पाकिस्तान में सहाफियों को बोलने की आज़ादी, लेकिन बोलने के बाद आज़ादी बरकरार रहने की कोई जमानत नहीं। और 2015 में 110 सहाफी खुद खबर बन गए। क्या कमीशन बना देना काफी है? जिम्मेदारों की खबर कौन लेगा? पनामा लीक्स पर ऑपोजिशन जमातों का इजलास आज हर तरफ शह सुर्खी बना रहा है। वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर ऑपोजिशन में इत्तेफाक न हो सका। अलबत्ता टर्म्स ऑफ रेफरेंस या TORs पर तमाम जमातें मुत्तफिक हो गई हैं, जिसके मुताबिक सबसे पहले वज़ीर आज़म का एहतसाब किया जाएगा और कमीशन को 90 रोज़ के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करना होगी। आज की एक और अहम खबर, MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार के कोऑर्डिनेटर आफ्ताब हुसैन की रेंजर्स की तहवील में मौत थी। MQM ने इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया, जबकि कुछ देर पहले कल यौम सोग की भी अपील कर दी गई है। ये तो थी आज की दो अहम खबरें, लेकिन हम अपने प्रोग्राम में आज बात करेंगे ये और इस तरह की जो दीगर खबरें हैं आप तक पहुंचाने वालों की, यानी सहाफ़ियों की, क्योंकि आज दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त से क्या मुराद है? पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 19 हर शहरी को इत्तलात तक मुकम्मल रसाई की इजाज़त देता है और यही आर्टिकल पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की बुनियाद भी है। लेकिन क्या सहाफ़त वाकई आज़ाद है? इस हवाले से आदाद शुमार पर नज़र डालें तो शायद आपको ये सुनकर हैरानी हो कि दुनिया में सिर्फ 13% आबादी ही इतनी खुशकिस्मत है जिसे इत्तलात तक मुकम्मल रसाई हासिल है। बाकी 46% आबादी को इत्तलात तक रसाई ही नहीं, जबकि 41% को सिर्फ ये कहने, सुनने और जानने की जुज़वी आज़ादी है। इन तमाम आदाद शुमार की रोशनी में पाकिस्तान पर नज़र डालें तो यहाँ मीडिया को रियासत के चौथे सुतून का दर्जा हासिल है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में सहाफ़ियों को कहने की आज़ादी तो है, मगर कहने के बाद ये आज़ादी बरकरार रहेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। यही वजह है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के आगाज़ से अब तक तकरीबन 72 सहाफ़ी अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। के लिए खून बहाने वालों में एक अहम नाम हामिद मीर का भी है, जो कराची में कातिलाना हमले का निशाना बने, लेकिन इसके बावजूद अब भी अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए डटे हुए हैं। आज के प्रोग्राम में हम उन्हीं से बात करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी उवैस तौहीद साहब भी। लेकिन पहले एक ब्रेक, देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। फतवा है शेख का, ये ज़माना कलम का है, दुनिया में अब रही नहीं तलवार कारगर। आज़ादी सहाफ़त से मुतालिक इकबाल का शेर दौरे हाजिर में कितना कारगर है, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से ही मौजूद हैं उवैस तौहीद साहब भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हामिद मीर साहब, आज प्रेस फ्रीडम डे है। बज़ाहिर इस दिन का मकसद आलमी सतह पर आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ उठाना और सहाफ़ियों को जो मसाइल हैं उनका ज़ाला करना है। इस दिन की मुनासबत से पहला सवाल, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है? आपका सादा सा सवाल है, उसका सादा सा जवाब ये है कि बज़ाहिर पाकिस्तान का मीडिया देखने में तो आज़ाद नज़र आता है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद नहीं है। लोग पाकिस्तान के मीडिया की आज़ादी को ओवर एस्टिमेट करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं, क्योंकि हम सियासतदानों पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हुए उनको नज़र आते हैं, हुकूमतों पर तनकीद कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी जो आज़ादी है वो वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है जहाँ पे हम पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ सवाल उठाना चाहते हैं, तो वहाँ पर वो आज़ादी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैं पाकिस्तान में मीडिया को आज़ाद नहीं समझता। ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कात लगा ली जाती हैं और हमारी आज़ादी एक ऐसा जहाँ आकर ख़त्म हो जाती है। उवैस तौहीद साहब, मीर साहब ने तो साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद नहीं है। आपको क्या लगता है मीडिया किस हद तक आज़ादाना काम कर सकता है यहाँ? देखिए, कोई 25 साल कबल की बात है, न्यूज़ लाइन की बड़ी आइकॉनिक फिगर होती थी मरहूमा रज़िया भट्टी साहिबा। हेरल्ड की भी एडिटर रही थी और ज़िया-उल-हक़ साहब के दौर में उन्होंने एक स्टैंड लिया था, फिर अपना मैगज़ीन
स्टार्ट किया था। मैं, मोहम्मद हनीफ और दूसरे नौजवान सहाफ़ी उस वक्त बात कर रहे थे, उनसे सहाफ़त की आज़ादी पे बात हो रही थी। तो एक बहुत अच्छी बात की जो मैंने हमेशा अपने जहन में उसको नक्श कर लिया कि सहाफ़त आज़ाद हो ना हो लेकिन सहाफ़ी आज़ाद हो सकता है। यानी कि सहाफ़ी अपनी भरपूर कोशिश करता रहे कि किसी तरह स्पेस जो भी मिलती है उसके अंदर वो अपना रोल अदा करता रहे। तो मेरे ख़्याल में सहाफ़ी आज़ाद रह सकता है। सहाफ़त जो है वो आज़ाद इन ट्रू सेंस वो कहीं भी नहीं हो सकती। हालांकि आप देखिए नाजिया के महज़ब माशरे के अंदर दो ही पैमाने होते हैं, एक रूल ऑफ लॉ, कानून की पासदारी, और दूसरा आज़ादी इज़हार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और उसमें कहीं ना कहीं हमें आप देखें इस मुल्क में, इस वतन पे जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें काम कर रहे हैं, सहाफ़ती जो सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं, उसके अंदर कितनी मुश्किलात हैं। यानी कि इंतहा पसंद ग्रुप हों, शिद्दत पसंद ग्रुप हों, मुस्तइल मुजाहिरीन हों, रियासती अनासिर हों, गैर रियासती अनासिर हों, तो ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक ऑन गोइंग स्ट्रगल है, एक ये जारी मेरे ख़्याल में कशमकश है सहाफ़ियों की और इन सारे अनासिर की। एक महज़ब माशरे के अंदर जो एक कशमकश होती है वो है, हमारे यहाँ मेरे ख़्याल में बंदिशें ज़्यादा हैं। गैर रियासती अनाज़िर देखें कि 60,000 लोग इस मुल्क में हलाक हो चुके हैं 9/11 के बाद से। टोटल जो तादाद है शहीद होने वाले सहाफ़ियों की 115। और आप देखिए कि जो इसके अलावा जो सैकड़ों लोग हैं जो जिनको विजिबल और इनविजिबल थ्रेट्स का सामना है। अभी परसों तरसों कराची में वाक़या हुआ, एक बहुत नौजवान सहाफ़ी जो बड़े इंटरनेशनल उनके साथ वाबस्ता रहे हैं, उनको किस तरीके से उठा लिया और बाद में पूछगछ करके कहा कि जी आई एम सॉरी। इसी तरह आप देखें कि बनू वैसे तो साहब जिस तरह से आपने कहा ना कि ये कशमकश का सामना है जिसका हम मुकाबला कर रहे हैं, वो कशमकश कहीं ना कहीं जाकर जंग किसी कैफियत इख्तियार कर जाती है। इंडिविजुअली सहाफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मीर साहब, अगर ये कहा जाए कि आज़ादी सहाफ़त के लिए आपने खून बहाया है तो ये गलत ना होगा। आप पर हमला हुआ, 6 गोलियाँ मारी गईं, इसके बावजूद आप डटे रहे। कराची में कातलाना हमले से पहले और बाद आपने अपनी सहाफ़त में क्या तब्दीली देखी है? कितना मुतासिर किया इस वाक़े ने आपके अज़्म को? देखिए, जो वाक़या मेरे साथ पेश आया, उस किस्म के वाक़यात पाकिस्तान में बहुत से सहाफ़ियों के साथ पेश आ चुके हैं। यकीनन किसी सहाफ़ी को 6 गोलियां लगना और फिर 2 गोलियां जिस्म के अंदर ही मौजूद रह जाना, और उसके बाद उस आदमी को जिसको गोलियां लगी हैं उसको कुछ लोग इस तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह के वो विक्टिम नहीं बल्कि मुल्ज़िम है, और फिर गोलियां मारने के बाद भी उसका मीडिया ट्रायल किया जाए, तो सूरत हाल काफ़ी मुश्किल थी मेरे लिए। लेकिन मैं इस लिहाज से बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि एक तो अल्लाह ताला ने मेरी जान बचा ली, दूसरा कुछ महीने तक हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं रिकवर कर गया। और जो पाकिस्तान के आम लोग हैं, पब्लिक है जी, पब्लिक जो है उसका जो प्यार और मोहब्बत है और एतमाद था वो कायम रहा। मुझे बहुत कहा गया कि आप पाकिस्तान छोड़ दें, पाकिस्तान से चले जाएं, और मुझे बहुत बड़ी बड़ी ऑफ़र्स भी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी को बचाया है और मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, और लोग भी इतनी मोहब्बत करते हैं, उन्होंने इतनी दुआएं की हैं, तो इसलिए फिर इन लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जितना आज़ाद में हमले से पहले था, हमले के बाद मैं उतना आज़ाद नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इस तरह के हमलों के बाद जो सूरत हाल दरपेश आती है, कातलाना हमले के बाद एक कमीशन भी कायम किया गया था, क्या उसका अंजाम भी पाकिस्तान में जो बनने वाले दीगर कमीशन हैं उसी की तरह हुआ या कुछ निकल के सामने आया है? जब मुझ पर हमला हुआ तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया, और इंक्वायरी कमीशन बन गया। और अभी मैं हस्पताल में ही था और मैं बैठ भी नहीं सकता था, खड़ा भी नहीं हो सकता था, तो कमीशन ने कहा जी कि आप हमारे सामने पेश हों। मैंने दरख्वास्त की कि आप मेरे पास हॉस्पिटल आ जाए, मैं तो उठने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन कमीशन ने कहा कि आपको आना पड़ेगा, अगर आप नहीं आएंगे तो कमीशन ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बहुत मुश्किल से व्हील चेयर पर बैठकर और कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट की जो कराची रजिस्ट्री है वहाँ पर पहुँचा। और इस दौरान में क्योंकि मेरे ज़ख्म ताज़ा थे, मेरे स्टिचेस टूट गए, मेरी ब्लीडिंग शुरू हो गई, और कमीशन के अरकान ने मुझे देखा जी कि मैं खून में लथपथ उनके सामने पेश हुआ, और मैंने उनको अपना एफिडेविट दिया। उसके बाद फिर 2 दफ़ा इस्लामाबाद में मैं कमीशन के सामने पेश हुआ।
कमीशन ने 3 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन 3 हफ्ते में वो रिपोर्ट मुकम्मल नहीं कर सके और उन्होंने काफ़ी अरसा लिया, काफ़ी महीने तक उनकी समाअत जारी रही और फिर एकदम से कमीशन जो है उसकी समाअत ख़त्म हो गई। 2 साल के बाद, 2 साल गुजरने के बाद सोशल मीडिया पे उस कमीशन की रिपोर्ट लीक होती है जिस पे किसी का कोई दस्तखत नहीं है और हुकूमत जो है वो कहती है कि हमें ये रिपोर्ट नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट को खतूत लिखे गए कि बताइए कि ये रिपोर्ट सही है या गलत है, सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की खामोशी ने और हुकूमत की तरदीद ने कि हमें ये रिपोर्ट नहीं मिली, उसने तो इस कमीशन की रिपोर्ट को एक मजाक बना दिया है। लिहाजा मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि जिस तरह माजी में बहुत से कमीशन बने और उनका कोई नतीजा नहीं निकला, तो जो मेरे पर हमले के बाद कमीशन बनाया गया था वो भी एक मजाक बन गया, उसको कोई नतीजा नहीं निकला, कोई नतीजा हासिल नहीं। उवैस साहब, आपने भी सुना मीर साहब की बातों से तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि उन पर जो हमला था उससे मुताल्लिक बनने वाले कमीशन का कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर वजह क्या है? पाकिस्तान में बनने वाले किसी भी कमीशन से आज तक कोई नतीजा क्यों नहीं निकल कर आता? क्योंकि उस मुल्क के अंदर जो 1947 में वजूद में आया और 1973 के अंदर पहला बाकायदा तौर पर उसका दस्तूर आया, पहले बाकायदा जो इंतखाबात थे वो 1970 में हुए, तो वो आप उसका देख लीजिए कि हम बहुत बहुत पीछे हैं अफसोस के साथ। जिस तरह पूरी दुनिया 21वीं सदी के अंदर तरक्की और तमद्दुन का वो जो के साथ आगे चल रहे हैं, वो हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। और हमारे हुक्मरान, चाहे वो आमरीत के दौर में हों, चाहे वो सियासी हुक्मरान हों, तो वो एक तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं, एक शतरमुर्ग की तरह रेत में सर डालने वाली जो है एक कैफियत में मुब्तला रहते हैं। चाहे वो पनामा लीक्स हो, चाहे इससे पहले हमुद रहमान कमीशन हो, चाहे वो और कोई वाक़या हो। ये जो लीक्ड जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट थी वो मैं आई गॉन थ्रू दैट, जो हामिद मीर साहब की उस पर हुई है, उसके अंदर तो मुर्द इल्ज़ाम जो है वो ख़ुद उनको ठहरा दिया गया है। तो मैं किसी से कह रहा था कि जिसके जिस्म में 2 गोलियां हैं उसको आप मुर्द इल्ज़ाम कैसे ठहरा सकते हैं, फिर सुसाइड का केस बना दें। बात नाजिया, जो बात है ना असल, वो ये है कि 115 सहाफ़ियों के कत्ल के अंदर 3 की कन्विक्शन हुई है। फिर 115 की शहादत के बाद जो है 115 कहानियाँ होंगी, उससे कहीं ज़्यादा होंगी। वो कहानियाँ भी गायब हो जाती हैं, वो कहानी जो बनाने वाले हैं वो भी गायब हो जाते हैं, फॉलो अप नहीं होता, एक अजीब सी खौफ चला जा रहा है। इसके अलावा भी है कि इस तमाम सूरत हाल में जो जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारे हैं, वो कितने ज़िम्मेदार हैं। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद आज़ादी सहाफ़त के जो दावेदार हैं, सहाफ़ती इदारे, उनकी हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज दुनिया भर में मनाई जाने वाली आज़ादी सहाफ़त के दिन की। आज़ादी सहाफ़त को लेकर पाकिस्तान में मीडिया की अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं? और वैसे अब क्या मीडिया को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए? अगर हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है और कहते हैं कि जितनी बड़ी ताकत उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। आपको क्या लगता है कि हमारा मीडिया इतना ज़िम्मेदार है कि उसे मुकम्मल आज़ादी मिल जाए तो वो अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह निभा सकेगा? जी, मेरे ख्याल में बिल्कुल ज़िम्मेदारी से निभाने का अहल है। ये ज़रूर है कि मुशर्रफ साहब के आउस्टर के बाद जो है मीडिया में कहीं ना कहीं एक ये अंसर पाया जाता था कि वो भी किंग मेकर हैं और वो भी रियासत के उन सतूनों में से हैं, चाहे वो मुक़न्नना हो, चाहे वो अस्करी मिलिट्री जो ग्रुप है और जो जुडिशरी है, उसके साथ कहीं ना कहीं मीडिया भी जो है, जो मेरे ख़्याल में बहुत गलत था कि वो भी कहीं किंग मेकर हैं। वो मेरे ख़्याल में तासुर जो है वो नहीं होना चाहिए मीडिया का। मीडिया की ज़िम्मेदारियां जो है वो कर सकता है, अदा कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो बुनियादी नुकात हैं मेरे ख़्याल में उनके ऊपर बहस होती है कि ऐसी रियासत, ऐसे रियासती इदारे, फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ हुकूमतें, फिर एक सियासी जमातों के अंदर एक कल्चर, फिर एक समाज के अंदर जो अदम बर्दाश्त का जो मादा है। आपने अभी जो सियासी कल्चर की बात की ना, और जो आप समाज की भी बात करें, अगर हम गुज़िश्ता पिछले अरसे पर नज़र डालें तो हमें नज़र आता है कि जो ये सहाफ़ती इदारे थे, इसके साथ साथ ये सियासी कल्चर भी था जिसने मीडिया के कारकुनान की जान भी ख़तरे में डाली है। तो अगर मज़ीद आज़ादी मिल जाएगी तो क्या ये मीडिया इदारे एक दूसरे की जान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे?
जी देखिए, बदकिस्मती की बात यही है कि अभी तक जो है वो हर मीडिया हाउस का एक बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कोड ऑफ कंडक्ट। बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी भी एक रेस अगेंस्ट टाइम जो है, वक्त के साथ जो दौड़ है, जो मुसद्दिक़ा ख़बरें हैं वो नहीं, आप तस्दीक उसकी दोबारा नहीं करते, वक्त की दौड़ में शामिल हैं। तो रेस अगेंस्ट टाइम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2002 के बाद जो पाकिस्तान में आया है, तो उससे काफ़ी बिगाड़ भी हुआ है और काफ़ी प्लस पॉइंट्स भी हैं, मस्बत पहलू भी हैं। मैं ये समझता हूँ नाजिया कि जो समाज की जो पोलराइजेशन है वो कहीं ना कहीं अक्कासी करती है, क्योंकि सहाफ़ी और सहाफ़त जो है कहीं दूसरे ऑर्बिट से नहीं आते। हाँ, ये ज़रूर है कि वो उन पे ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है, और जो हमारे असातिज़ा थे जिन्होंने ज़िया उल हक़ साहब के दौर के अंदर सेंसरशिप बर्दाश्त की, जेलों में गए, कोड़े खाए, उससे पहले का दौर देखें, वो असातिज़ा जो है मेरे ख़्याल में वो दौर कम है। सोचने समझने दौर जो है, लिखने पढ़ने का दौर जो है कम, एक वक्त की दौड़ में है। ये पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर बहस है, ख़ास तौर पे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन वो असूल जो है, मुरव्वजा असूल जो हैं कि किसने कहा, कौन कहा, वो जो 5 Ws हैं और जो बेसिक जो उसके नुकात हैं वो तो इम्प्लीमेंट करें। फिर दूसरी बात, सिर्फ एक मुख्तसर बात करूँगा कि जो मेरे ख़्याल में जो सहाफ़ती इदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है जॉब सिक्योरिटी। वो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होनी चाहिए, प्रोटेक्टिव गेट्स प्रोवाइड होने चाहिए, और एक ऐसा माहौल होता है जिसके अंदर मज़ीद एक जो बुनियादी हुकूक जो हैं वो फराहम किए जाएं। बहुत शुक्रिया उवैस तौहीद साहब आपका, हामिद मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज़ादी सहाफ़त पाकिस्तान में आज ये दिन मनाया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आज़ादी सहाफ़त का जो तक़द्दुस है उसको बरकरार रखा जाएगा। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।